मेरा नाम अरुण है, मैं भी हरियाणा से हूँ। मेरा जो सवाल है वो मेनली कविता मैडम से है। तो मैडम, मैं जैसे कि मेरे को पीएचडी करनी है, तो मेरा एक प्रोफेसर है शिवराज सिंह बेचैन करके, तो मेरे को उन्हीं के ऊपर करनी है ताकि मैं उनको प्रेजेंट में वो तो उनको अच्छे से जान पाऊंगा मैं। देखिए अरुण जी, जो आपका सवाल है कि करंट में आप जिसके ऊपर भी पीएचडी करना चाहते हैं, मोस्टली हमें क्योंकि रिसर्च वाला पार्ट उसमें देखना होता है, तो आपके पास में कि एज अ गाइड जो आप जिनको भी आप गाइड अपना आप मान रहे हैं वहाँ से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कि रिसर्च के थ्रू की, जैसे हम मोस्टली अगर हम जो पुराने टॉपिक्स होते हैं उस पर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि ये लाइब्रेरी है, देन उनका ये टॉपिक है, उस पर हमें बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगी, या हम प्रैक्टिकली जा करके और उस पॉइंट पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो हमारे पास में अगर सोर्स नहीं होगा तो हम उस पे, तो आप जो भी टॉपिक जब हम करते हैं कि हम मुझे ये पसंद है, इस पे मुझे करना है, एक तो चीज होती है मुझे ये पसंद है, एक ये है कि मैं उस पर रिसर्च कर पाऊंगा, उसके लिए मेरे पास में सोर्स क्या रहेंगे। तो अगर आपके पास में जैसे शिवराज सिंह बेचैन की जब आपने बात की है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे लेखक हैं, अगर मैं कहूँ कि आप उनके ऊपर भी पर्टिकुलर उनके काव्य स्वरूप में, उनके आप गद्य स्वरूप में, उनके पर्टिकुलर किसी रचना के स्वरूप में, या आप उनकी जो रचनाओं में भी अगर हम बेसिकली एक टॉपिक या विषय को लें कि उनकी क्या चीज है जिसमें वो सिद्ध हस्त है, तो उस सिद्ध हस्तता को लेकर के अगर आप करना चाहते हो, हमें पहले पूरा क्लियर करना है पॉइंट, सब टॉपिक्स उसके ले लेने हैं कि मुझे पर्टिकुलर जाना किस एरिया में है, उसको आप पहले कर लीजिए क्लियर है, उसके बाद में आप रिसर्च से जुड़े फिर जैसे वो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या उन्हीं के ऊपर मतलब पीएचडी करने के लिए अलाउ करेंगी? वैसा वो कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी सिद्धहस्त या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के जो भी आपके पर्टिकुलर लेखक है उस पर अलाउ, आपको यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि जब आप पीएचडी करेंगे तो कि इस पे अलाउ होगा नहीं होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जिन पे आप करना चाहते हो उनसे भी आपको एक मेरे आपसे मैम लोग या फिर सर जो है मैं बता पाएंगे कि इज इट हमारे साथ में आज डीयू से आपको कुछ आइडिया इसके बारे में कि कैन वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? अरुण Yes, ma'am. अरुण पहले तो यू हैव टू क्लियर द रिटन, डू यू हैव जीआरएफ? आपके पास No, जीआरएफ ma'am. है? Net. तो जब पीएचडी रिसर्च की बात आती है तो यूनिवर्सिटीज दो पोस्ट पे सीट निकालती है, एक है जीआरएफ पोस्ट पे कि जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप इनके पास है उसके लिए सीट्स आती है, तो उसमें डायरेक्ट एंट्री होती है, यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर अ एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें आप डायरेक्टली इंटरव्यू पे अपीयर हो सकते हो। तो जब आप इंटरव्यू पे मैं दोनों का ही एक्सप्लेन करूंगी, तो स्टार्ट विद द जीआरएफ कोर्स। सो व्हेन यू आर अपीयरिंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू, सो यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर अ सिनॉप्सिस ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट। तो बेसिकली वो आप लोगों को, अगर डीयू जेएनयू की बात है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, तो उसको आपको पहले से अपलोड कर देना होता है बिफोर योर इंटरव्यू। तो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर इट वेल। तो वो सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाए ये मैं बता रही हूँ, बहुत इलाबोरेटिव नहीं होता। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक बोला, तो उसके ऊपर whenever you are doing research, तो उसमें हम रिसर्च क्यों करते हैं ये हमें समझना चाहिए कि we are adding value to the knowledge system, जो पहले से है उस पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। समटाइम्स वी क्रिटिक, हम किसी चीज पे क्रिटिकल रिसर्च करते हैं, और समटाइम्स वी ट्राई टू इनोवेट, ठीक है? तो यू हैव टू बी क्लियर, एज यू आर क्लियर कि यू वांट टू डू ऑन विच टॉपिक। तो क्या होगा कि आपको एक इसके ऊपर 2 पेज का बैकग्राउंड, और यू हैव टू फाइंड आउट सर्टेन रिसर्च क्वेश्चंस जो आपको आंसर करना है। तो जब आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करोगे तो उसके 3 भागों में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उसके बैकग्राउंड के बारे में बोलोगे, जैसे कि आपने कोई टॉपिक बोला, उसके ऊपर पहले क्या क्या रिसर्च हो रखा है, इसको आपको आपके सिनॉप्सिस के बैकग्राउंड में लिखना है, ठीक है? फिर आप बोलोगे कि वो जो आपने पढ़ा, मतलब पहले जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है उस पे आपको खामियां क्या लगी, गैप्स क्या लगी, ठीक है? वो आप आइडेंटिफाई करोगे। फिर ये होगा आपका बैकग्राउंड, जो कि ना 2 पेज 3 पेज के अंदर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो होगा कि क्वेश्चंस। तो आप ऐसे ही बहुत मिनिमम हो तो 4 और मैक्सिमम हो तो 6 ऐसे क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे आपका पूरा पीएचडी होगा, पूरा थीसिस होगा। तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, और वो जेन्युइनली कैसे दर्शाता है टू द वैल्यू एडिशन टू द नॉलेज सिस्टम। समझ में आ रहा है? जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ, अगर मैं पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा पीएचडी हो रहा है, तो
तो अगर मैं अपनी पीएचडी टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताऊं तो मेरा पीएचडी टॉपिक है इंटरनेशनल स्टेट बिल्डिंग। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और एक प्रैक्टिस भी है जो यूएन सिस्टम और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज और स्टेट्स मिलके करते हैं। तो मेरा जो केस स्टडी है वो इराक पे है। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैं पहली बार, मैं ही ऐसी अलग हूँ स्टूडेंट जो पहली बार इस पे काम कर रहा है। मेरे से पहले भी 1000 लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज में इस पे काम कर रखा है। बट व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड इन माय वर्क, आई हैव टू फाइंड दैट आउट। तो जैसे कि ना 20 साल हो गए, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ पाए कि 20 साल हो गया 2003 से कि सद्दाम हुसैन का जो रेजीम था इराक में वो खत्म हो गया। तो मेरा फर्स्ट आइडिया ये है कि 20 साल में क्या बदला, ठीक है, और गैप्स क्या है जो अमेरिका ने जिस सोच के साथ उसको शुरू किया था। 20 साल काफी बड़ा पीरियड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिस विचार के साथ अमेरिका ने किया था वो सक्सेसफुल है या नहीं। तो एडिंग वैल्यू टू द नॉलेज सिस्टम, कि मैं इसको क्रिटिक कर रही हूँ कि ये ठीक है या गलत है, तो आपको भी ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें गैप्स क्या है और उसका उत्तर आपको अपने थीसिस में देना है, ठीक है। और थर्ड पार्ट है कि मेथोडोलॉजी, आप रिसर्च करोगे कैसे, ठीक है। तो 2 टाइप के मेथड्स होते हैं अगर बहुत कन्वेंशनल देखें कि एक होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। आप कुछ किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो, किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये आपके मेथोडोलॉजी जो कि एक पैराग्राफ में आपको लिखना होगा। तो ऐसे अगर आपने सिनॉप्सिस को आप 3 भागों में मतलब डिवाइड करके बनाओ तो इंटरव्यू जो लेंगे, जो टीचर्स होंगे, उनको आप क्लियरली बता पा रहे हो कि आप किस चीज पे काम करना चाहते हो। और क्या होता है जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो 2 चीज पे इंटरव्यू होता है। एक होता है आपके सिनॉप्सिस से वो सवाल पूछेंगे कि आपने जो सिनॉप्सिस बनाया, इसीलिए सिनॉप्सिस खुद से बनाइए और क्लियर आइडिया लेके जाइए कि आपको करना क्या है, ठीक है, जिससे वो लोग मतलब आप अपना क्लियर, आपके विषय आप क्लियरली रख सको। और दूसरा होता है कि आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट के ऊपर वो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ना मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस पे जा रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस पर्टिकुलरली अगर आईआर के ऊपर आपका टॉपिक है तो वो उसी पे आपसे पूछेंगे। क्योंकि देखिए एक स्ट्रैटेजी में बता रही हूँ कि कोई भी इंटरव्यूअर है वो एक दिन में बहुत सारे इंटरव्यूज ले रहे हैं, ठीक है। उनके पास आप कोई यूनिक नहीं हो, बट आपके पास जो चांस है वो आपके लिए यूनिक है। तो इस विषय पर ध्यान रखिएगा कि उसी 5 मिनट या 10 मिनट जो भी आपको मिलेगा आपको स्टैंड आउट करना है, ठीक है। वो उतने इंटरेस्ट अगर ना भी ले, बट आप अपने सिनॉप्सिस, आपके आंसर्स से उनको अपने आप को स्टैंड आउट करना है। If I'm allowed, can I tell my story? Like जब मैंने PhD के लिए अप्लाई किया था JNU में तो 130 लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू में और 13 सीट थे और मेरा 130वां नंबर था। I was the last person to give interview और the last day। आप सोचिए पूरे हफ्ते से इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यूअर्स कितने थक चुके होंगे और लास्ट का क्या मतलब है, बस आप जाओ 5 मिनट में लिपटा के आपको छोड़ दे। बट क्या था कि मेरे पास वही 5 मिनट थे स्टैंड आउट करने के लिए, तो वो मैंने सोचा था। मैं आई वाज नॉट लाइक मैं निराश नहीं हुई थी। मेरे को लगा था कि ओके ये लास्ट में ही जो करना है। तो मेरा सिनॉप्सिस उन लोगों को बहुत पसंद था क्योंकि क्लियर कट, मैंने जब सिनॉप्सिस लिखिएगा उसको वेग मत करिएगा, बहुत ही क्लियर कट, ठीक है। और उसको आपको पहले तो आप जब अंदर जाओगे तो आपको 30 सेकंड में उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसको आप एक माइंड में कर भी लीजिएगा कि आप 30 सेकंड में अपने 3-4 पेज का जो सिनॉप्सिस है उसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा और उसके ऊपर ही सवाल पूछा जाए तो आप उस पे तो क्लियर उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आप किस विषय पे काम करना चाह रहे हो वो आपके पास जितना क्लियर होगा, ठीक है, आपके चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। और एक दूसरा वे है जिनके पास JRF नहीं है, वो क्या होता है कि एंट्रेंस के माध्यम से सीट जो आती है उस पे आपको करना मतलब यू हैव टू अपीयर, तो उसमें पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, फिर सेम मेथोडोलॉजी, आप इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हो तो सेम मेथोडोलॉजी आपको अपनाना पड़ता है। देखिए अभी रिटन एग्जाम जो होता है एंट्रेंस टेस्ट, इट इज एज सिंपल एज UGC नेट। अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर ही लोगे, बट व्हाट हैज टू बी द फोकस इज द सिनॉप्सिस एंड द इंटरव्यू, दैट यू हैव टू स्टैंड आउट एंड प्रिपेयर वेल। तो उसके लिए नंबर 1 है कि रिसर्च किस पे करना है और सिनॉप्सिस आप अच्छे से बना के,
क्योंकि दैट इज गोइंग टू स्टैंड यू अपार्ट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। तो मैडम जैसे आपने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो और आप साथ के साथ पीएचडी भी कर रहे हो, तो पीएचडी करते करते जैसे एनरोलमेंट मतलब पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तो एपीआई स्कोर में क्या उसके नंबर जुड़ते हैं या पीएचडी होने के बाद ही जुड़ते हैं? पीएचडी होने के बाद जब सबमिट हो जाता है, अवार्ड हो जाता है, तभी आपका एपीआई स्कोर में वो जुड़ेगा। तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीआई स्कोर कैसे इनहेंस करें मतलब पीएचडी के साथ साथ? देखिए, हाँ, पीएचडी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको मिनिमम 4 साल और मैक्सिमम 6 साल अभी के लिए ऐसा हो गया है कि 6 months फॉर 2 years इट विल ऐड। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। नंबर 1 है कि पब्लिकेशंस पे ध्यान दीजिए। यूजीसी में एपीआई स्कोर में 10 मार्क्स होते हैं पब्लिकेशन के, ईच पब्लिकेशन 2 marks, तो 5। तो आप कोशिश कीजिए कि साइमल्टेनियसली अगर इवन पीएचडी भी ना हो तो अभी तो यूजीसी केयर लिस्ट एक आता है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें जर्नल्स की लिस्ट है, या फिर पीयर रिव्यूड जर्नल्स के भी वो स्कोर काउंट करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आप लिखिए, बट ऑफ कोर्स कोई पहले दिन से ही स्टैंड आउट नहीं करता। यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है आप अपनी जिंदगी का सबसे पहला आर्टिकल लिखोगे तो एक बहुत ही अच्छे स्कोपर्स जर्नल में पब्लिश हो जाए या फिर एकदम से ऐसा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि शुरू कीजिए छोटे चीज से। आप कोई कंटेम्प्रेरी विषय पे ब्लॉग्स लिखिए, लिखते जाइए। एक महीने में आप सोचिए कि एक ब्लॉग लिख लूं, ठीक है, या फिर कोई कमेंट लिखूं। पहले छोटी चीज से शुरू कीजिए, तो उसमें क्या होता है आपकी क्रिटिकल एबिलिटीज बढ़ती है। बट जब आप लोग जर्नल के लिए या फिर कोई पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल पे लिखते हो, दैट इज नॉट अ कमेंट्री और एन ओपिनियन और ओपेड, ठीक है, उसमें क्या है, इट इज मोर एकेडमिकली इंक्लाइंड। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले छोटे छोटे माध्यमों में, बहुत आजकल तो इंटरनेट के जमाने में देयर टू मेनी वेज कि आप ओपेड लिख सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो। तो उससे शुरू करते करते क्या होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता जाएगा। आप देखिएगा, यू टेस्टेड बाय योरसेल्फ। आप पहले दिन जो पहला आर्टिकल लिखोगे और आप जब 4th आर्टिकल लिखोगे, उसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी बढ़ जाएगी। आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? वो उनका जो पहला नोबेल था, वो बहुत सालों बाद जब उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है, वो बोलते कि मेरा जो पहला नोबेल था वो मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरे को अजीब सा लगता है, शर्म सी आती है। तो वो भी एक लेखक होने के माध्यम से वो भी अपने स्किल को एनहांस करते गए। तो मैं यही बोलूंगी, आप छोटी चीजों से शुरू कीजिए। ब्लॉग्स लिखिए, ओपेड लिखिए, कोई कमेंट लिखिए, साहित्य के हैं तो कोई अगर मूवी आए तो उस पे लिखिए, ठीक है। फिर आप पीयर रिव्यू जर्नल्स पे स्विच कीजिए। ऐसा अपेक्षा ही मत कीजिएगा कि आप शुरू से ही किसी स्कोपस जर्नल के लिए क्वालिफाई हो। साल लग जाते हैं, साल में एक ही पब्लिश हो जाता है। बट पीयर रिव्यूड में आप कोशिश कर सकते हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपनी जर्नल्स निकालती है, बहुत सारे, मैं खुद एक जर्नल की एडिटर हूँ। आप लोगों को अगर हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प यू टू पब्लिश। तो ऐसे बहुत सारी जर्नल्स हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेट में आप देखिए, और 1, 2, 3, 4 आप अच्छे से लिखोगे तो आपको खुद से ऑफर आ जाएगा। आप देखिएगा, अगर हताश मत होइए, कीप ऑन ट्राइंग। तो पब्लिश करने के लिए आपसे कांटेक्ट कैसे करें? कीजिएगा, मैं इधर ही हूँ।